नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों शोरों से जारी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त होने में अब केवल 4 दिन बचे हैं। इस बीच सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दीपावली के कारण राजनीतिक बैठकें और रैलियों की बजाय व्यक्तिगत संपर्क और दिवाली बैठकों के माध्यम से प्रचार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कमल दिवाली और कांग्रेस पार्टी दिवाली कांग्रेस वाली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के साथ संपर्क करने में जुटी हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें बीजेपी के मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 में पार्टी ने सर्व कल्याण का संकल्प और मध्य प्रदेश में बीजेपी ही विकल्प विषय रखा है। उधर निर्वाचन आयोग समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता से मतदान जागरूक अभियान चला रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवारों की जनसभाओं को संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी तो माओवादी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राज्य के एक दिन के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने दुर्ग जिले के मनेन्द्रगढ़ और पाटन में जनसभाओं को संबोधित किया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कई जिलों में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की। इधर राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर तेलंगाना विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत प्रमुख दलों ने नामांकन दाखिल करने वाले अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के हर संभव प्रयास किए हैं। इस बीच स्टार प्रचारक और उम्मीदवार राज्य में चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी ही तेलंगाना के लोगों को सामाजिक न्याय की गारंटी दे सकती है। बीजेपी ही तेलंगाना को विकास के स्वर्णिम रास्ते पर ले जा सकती है। मुझे विश्वास है बीजेपी और आपका सहयोग, आपका साथ तेलंगाना डबल इंजन सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाएगा। 30 साल 6,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में भेजा और हमारी पार्टी ने अब घोषणा करी है कमल फूल की सरकार बना दो। हर किसान को 6,000 की जगह अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन में 65 लाख परिवारों को नल से जल देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 करोड़ 70 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त कराया। और अब हमने घोषणा की है कि आप कमल फूल की सरकार बना दो। 5 लाख की जगह 10 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हो जाए। अब बात है इस सरकार काकर बनना चाहिए, काबर बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो एक तरफ 5 साल के हमारी सरकार की उपलब्धि है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के सरकार 15 साल के सरकार जेकर कुशासन आप सब देखे। धमतरी के किसान ये बात ला नहीं भूले कि रमन सिंह जी के समय में किसान आंदोलन कौन प्रकार से कुचले गेरी से। यू बात ला आप लोग कहना चाहता हूं कि आजकल गारंटी की बात चलत है। कांग्रेस भी गारंटी दे थे, भारतीय जनता पार्टी गारंटी दे थे, तो काकर गारंटी ठीक है। अब येला तय करना है। आजकल भारतीय जनता पार्टी की संगवारी मन रमन सिंह के गारंटी की बात नहीं कर रहा है। आजकल मोदी के गारंटी चला थे। कावर के रमन सिंह की गारंटी चले नहीं। कावर किसान ले 2100 रुपया दूं के रिस्क कभी मिलिस नहीं है। 300 रुपया बोनस दूं के चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस।
फिर आदिवासी मतलब जर्सी गाय दे केरी से बाड़ी बछरू नहीं मिली। तो आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों शोरों से है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त होने में केवल अब 4 दिन बचे हैं। इस बीच सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दीपावली के कारण राजनीतिक बैठकों और रैलियों की बजाय व्यक्तिगत संपर्क और दिवाली बैठकों के माध्यम से प्रचार पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी जुड़ गए हैं, साथ ही रतन तिवारी जी कांग्रेस से, रामपाल जाट जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। रतन तिवारी जी, आप ही का रुख करेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया, कैसे देखती है कांग्रेस को? सबसे पहले संदीप जी आपका नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से आपको पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए संदीप जी, मध्य प्रदेश में हमने जो वादे किए हैं, हमने जो मध्य प्रदेश की जनता की गारंटी दी है, हम उसे पूरा करने के पक्ष में, क्योंकि 15 महीने में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। हमने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने का काम किया जी। और हमने मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश पिछले 15-18 सालों से परेशान था, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा था, व्यापम के भ्रष्टाचार हो चाहे पटवारी के भ्रष्टाचार हो, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त था, उस मध्य प्रदेश को सुधारने का, उसे संवारने की जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने उठाई थी। लेकिन आपने देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार को जबरन खरीद फरोख्त करके किस प्रकार गिराया गया, किस प्रकार जनादेश की चोरी की गई, वो पूरे देश ने देखा था जी। तो अब वापिस कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। हमने जो वादे किए हैं, महिलाओं को जो 1500 रुपया महीना हो जी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर हो जी, 3 लाख रुपए तक किसानों के कर्ज माफ हो, और तमाम जो हमने वादे किए हैं, हम वादे को धरातल पे लाने का काम करते हैं। जिस प्रकार हमने कर्नाटक में 2000 रुपया देना शुरू कर दिया, पहली किस्त पहुंच गई संदीप जी, बिजली के बिल जो है 0 बेटा सन्नाटा आ रहे हैं। तो हमने जो काम करने के वादे किए हैं, वो काम हम करेंगे और धरातल पे लाएंगे। और मध्य प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रही है और परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। जी आलोक जी, मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है, ऐसा रतन तिवारी जी कह रहे हैं। वहां पर व्यापक घोटाला हुआ, ऐसे घोटाले बता रहे हैं कि जनता सब जान चुकी है, सरकार चली जाएगी आपकी। देखिए जी, सरकार आना जाना तो डिपेंड करता है जनता के ऊपर जी। हम और आप कौन है सरकार बनाने और गिराने वाले जी। अगर इतने ही कमजोर होते, हमारी चीजों इतना ही जनता को अगर संदीप जी नहीं अच्छी लगती जी, तो 18 साल तक जनता ने सेवा का मौका तो दिया ही है जी। और कांग्रेस के रतन तिवारी जी जो बोल रहे हैं जी, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हम हार रहे हैं जी। हर आदमी कहेगा कि जिसकी जमानत जब होने वाली है, उस पर भी अगर आप पूछेंगे तो कहेगा हम जीत रहे हैं। बीजेपी ने वहां पर जिस तरीके का उठान लाया है, आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की वहां की इकोनॉमी इनके समय में कितनी थी, जरा ये भी ये बता दें मुझे।
और जितनी भी वहाँ इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट वहाँ आई। जी। मीट गेहूं के एक्सपोर्ट का हिंदुस्तान का 45% मध्य प्रदेश से हो रहा है। अगर वहाँ के किसानों को सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, सुखी नहीं है खेती करने में, तो किस तरीके से ये काम हो रहा है? कैसे वो इंडिया का नंबर 1 वीट एक्सपोर्टर बना हुआ है? जो वहाँ पर लाडली योजना मुख्यमंत्री जी की है, उससे महिलाएं को कितना ज्यादा सुख प्राप्त हो रहा है, ये शायद रतन तिवारी जी के जहन में नहीं उतरा है। और रही बात कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए थे और सरकार बनी थी, तो ये वही कांग्रेस है जिसने अपने कार्यकाल में 7 वर्ष से जी 90 निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया था जी विभिन्न जगहों पे। तो ये किस मुंह से इस बात को बोल रहे हैं? जी। अगर अच्छा, एक ज्योतिराज सिंधिया लेके आ गए 17 से, कितने नेताओं को खोया इन्होंने? कहाँ है गुलाम नबी आजाद? कहाँ है कपिल सिब्बल और अन्य बड़े नेता? क्यों इनको छोड़ के चले गए? क्यों नहीं रोक पाए ये को? पंजाब के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री तो इनको छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस ढाका हुआ किला है और आज अकेले मोदी जी से टक्कर लेने की इनकी क्षमता नहीं है, तो इन्होंने विभिन्न दलों का साथ लिया है। वो लोग भी इनको नेता मानने को तैयार नहीं। अभी तक उस 26 या 28 दल के लोगों ने अपना संयोजक नहीं तय किया। जो मीटिंग हुई थी, 4 कमेटियां इनके यहाँ बनी थी, उसमें विभिन्न दलों के लोगों को अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव देना था, वो कवायद आज तक पूरी नहीं की और अब एक दूसरे से घमासान कर रहे हैं। विधानसभा में पानी पी के एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो क्या देश की जनता, देश में आप डिवोर्स ले लीजिए जी, 24 में आप कहिए कि हम मैरिड हो गए, अब हमें हनीमून के लिए भेज दो प्लीज। तो देश की जनता को क्या आप इतना हल्के में ले रहे हैं? जब मन करे तब सेपरेट कर जाइए और जब मन करे तो जुड़ जाइए। ये सब बातें चलने वाली नहीं है। और बार बार इन्होंने झूठ का प्रचार करके कर्नाटका में अंधाधुंध प्रचार किया कि 40% कमीशन, मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की बात कर रहे हैं। आज कितने दिन हो गए इनके सरकार को कर्नाटक में? 4 आदमी को भी 40% घोटाले में इन्होंने जेल के अंदर भेजा है। तिवारी जाएंगे भी। 40% वाले लोग थे वहां, एक को भी तो पकड़ लेते। ये झूठ फैलाते और इनके खुद के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान है आधिकारिक तौर पे कि जो वादे हमने फ्री बीज के किए हैं उसके कारण हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। आज हिमाचल में इन्होंने जो ओटीएस स्कीम लागू करने की बात की, वहाँ 6-6 महीने से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो कोई भी चीज बोल देने के बाद उसको करने में जो कवायद और करनी पड़ती है उससे ये दूर है। और हमने जो कहा वो किया। हमने शौचालय का, ठीक है, वत्स जी आएंगे भी, जवाब लेते हैं। वत्स जी आएंगे भी, आएंगे भी। रतन तिवारी जी। जी देखिए संदीप जी, इन्होंने कहा कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार के लोग कहाँ हैं। जी, ये मेरा आरोप नहीं है, इनका ही भाजपा का कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने एक पत्र लिखा था जी अपने ही सरकार पे कि मुझसे 40% कमीशन लिया जाता है और उसने पत्र लिखकर सुसाइड कर लिया था। इनके ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की आवाज को हमने बुलंद करने का काम किया। ये भूल जाते हैं इनका ही बीजेपी का एक पुत्र है एमएलए का, उसके घर में करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? यह बोलते हैं कि हमने 18 साल सरकार चलाई मध्य प्रदेश में। अरे भैया, 18 साल में ही तो आपने
मध्य प्रदेश को गर्क में डाला। और संदीप जी, यही लोग कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन यह भूल जाते हैं अभी 2 दिन पहले बीएस येदियुरप्पा, जो इनके भाजपा के अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उसी के पुत्र विजेंद्र येदियुरप्पा को कर्नाटक भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? प्रमोद महाजन की पुत्री सांसद बन जाती है, वो परिवारवाद नहीं है? गोपीनाथ मुंडे की सांसद बन जाती है पुत्री, एक पुत्री मंत्री बन जाती है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का लड़का विधायक बन जाता है, वो परिवारवाद नहीं है? पूरा का पूरा परिवारवाद, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, पूरा का पूरा झूठ बोलने की मशीन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। यह पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो भाजपा क्या थी, आज की भाजपा क्या हो गई है। जनता समझ चुकी है, अब झांसे में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की भी आवाज हम उठा रहे हैं, और आप देख लेना मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी कांग्रेस। ठीक है, आएंगे आलोक जी आपके पास। रामपाल जाट जी जुड़े हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामपाल जाट जी, जिस प्रकार से देखिए जी, आरोप और प्रत्यारोप तो दोनों ही पार्टियां दूसरे पर लगा रही हैं और दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन 5 राज्यों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति क्या है, आपसे समझने का प्रयास करेंगे। रामपाल जी। बिल्कुल, रामपाल जाट जी का शायद संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? जी आलोक जी, देखिए, रतन तिवारी जी का कहना है कि जो झूठ बोलकर आपने जो काम किया है मध्य प्रदेश में, तो सरकार इस बार कांग्रेस की बनेगी, और पहले भी आपने तोड़ने का काम किया था। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार एक ये भी सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में कोई सीएम फेस नहीं है, और चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, यहाँ तक कि भूपेश बघेल का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे चेहरे पर वोट करो। तो क्या प्रधानमंत्री जी अपनी गद्दी छोड़कर आएंगे सीएम बनने के लिए यहाँ पर? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है केडर में जी, ये तय हम करेंगे चुनाव के बाद कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। जी, हम पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं। हमारे यहाँ कोई मर्मरिंग नहीं होती है जी, कोई उथल पुथल नहीं होती है जी, सब सामान्य रूप से चलता है। हाईकमांड मणिपुर में क्यों नहीं बदले? फैसले का सारे वर्कर उसको सिरोधार्य करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है जी, कि अगर चीफ मिनिस्टर का चेहरा हमने नहीं घोषित किया है, ये कोई मैंडेटरी तो नहीं है जी, कि आपको घोषित करना ही है। बिल्कुल। आलोक जी आएंगे हमारे साथ। रामपाल जाट जी जुड़ गए हैं, उनके पास जाते हैं। रामपाल जाट जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज तो आ रही है। जाट जी, जिस प्रकार से देखा जाए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सरकार अपनी बना लेंगे। लेकिन हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की 5 राज्यों में स्थिति क्या है। कहां सरकार बीजेपी बना रही है, कहां बना सकती है सरकार कांग्रेस, कहां सरकार बना सकती है? गौरी, संदीप जी, जी, कौन कहां सरकार बनाएगा ये तो 3 दिसंबर को जी, जानकारी होगी। जी, अभी तो सब अनुमान है। जी, जी, क्योंकि मतदाता किसको मत करेगा जी, उसने अभी व्यक्त नहीं किया है, जी, और मतदान गोपनीय है कि कौन किसको मत करेगा केवल ऊपर के अंदाजे अभी चल रहे हैं, अनुमान चल रहे हैं, उसके आधार पर ये बातें चल रही है। जी, और इसीलिए जितने भी पिछली बार सर्वे हुए हैं, जी, कई सर्वे उल्टे हुए हैं। जी, जिस पार्टी को राज में ला रहे थे सर्वे के आधार पर, वो पार्टी राज से बहुत दूर रह गई। इसलिए अपने अपने दावे तो इसलिए करते हैं दोनों कि ये युद्ध काल की भाषा बोल रहे हैं दोनों ही। जी, और युद्ध काल की भाषा ऐसी होती है, उसमें ये नहीं कहा जाता कि हमारी सेना आ रही है, हमारी सेना कमजोर है। कोई नहीं कहेगा, हर एक ये कहेगा सामने दुश्मन के 100 टैंकों का हमारा एक सैनिक पर्याप्त है, हम ध्वस्त कर देंगे। तो भाषा तो युद्ध की ऐसी रहेगी। तो युद्ध की भाषा में और सामान्य भाषा में सदा ही अंतर रहता है। तो अभी हमारे जो दोनों मित्र हैं वो भाषा बोल रहे हैं युद्ध की, इसलिए उनकी सब बातें तो सही है, दूसरे की सब बातें गलत है। ये जो है ना एक पक्षीय विचार, ये युद्ध काल का होता है। तो सामान्य काल अभी नहीं है। तो ये बोलते तो इनको बुरा नहीं मानना चाहिए इनकी बातों का, एक बात। दूसरी, इनकी बात सत्य के निकट है, ये भी नहीं मानना चाहिए। तो ये यदि हम इसकी समीक्षा करें
दोनों के वक्तव्यों की जी कि कहाँ कौन आ रहा है, राजस्थान में कौन आ रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन आ रहा है, मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है। जी तो ये अभी तो शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में मतदान हो गया, जी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाकी है। जी जहां भी मतदान होगा उसके बाद भी कहा नहीं जा सकता, वो तो सब मशीनों में कैद हो गया जहाँ मतदान हो गया। जी और जहाँ मशीन तक ही नहीं पहुंचे उनका क्या कहेंगे। इसलिए लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा जी कि अभी राजस्थान की भी बात करें जी तो राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर को इन्होंने संतुलित किया है, जो सत्ता में उन्होंने। दूसरा, जो पार्टी राज में आना चाहती है वही तो प्रचार कर रही है। वो लगातार कह रही है हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, जी और जो अभी सत्ता में है वो कह रहे हैं जनता ने मन बना लिया सरकार को रिपीट करने का। तो इन्हीं का तो आकलन है ये। जी इस युद्ध काल की भाषा में भ्रम पैदा होते हैं और हमको भ्रम में नहीं आना चाहिए। हम तो इतना कहेंगे कि अभी मुद्दा आधारित राजनीति नहीं बची। जी रोजाना दल बदल जो हो रहे हैं, जी एक व्यक्ति सुबह कांग्रेस में था, शाम को बीजेपी में आ गया। जो व्यक्ति शाम को बीजेपी में था, सुबह कांग्रेस में आ गया। और आया ही नहीं, अनेकों तो इसलिए आए कि उनको वहां टिकट नहीं मिला। जी तो ये पदों की राजनीति हो रही है अभी तो पदों के आधार पर व्यक्ति स्वयं के निर्णय कर रहे हैं कि मुझे लाभ कहां से मिलेगा। तो जन सेवा की भावना, जन कल्याण की भावना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो अभी तो इनका एक ही काम रह गया कि कैसे न कैसे राज प्राप्त करो। तो राज प्राप्ति के लिए होड़ मची हुई है, और ये मुद्दा विहीन, नैतिकता विहीन और लोकतंत्र से दूर अब ये सब जा रहे हैं। इसलिए कहीं धनतंत्र का प्रभाव है, कहीं पार्टी तंत्र का प्रभाव दिखाई जा रहा है। तो अभी जो चल रहा है तीनों राज्यों में लगभग एक जैसा ही चल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि भाई पहले भाजपा के दिखाई नहीं देती, अब भाजपा ने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया, भाजपा आगे हो गई। लेकिन दावे किसके हैं? भाजपा के दावे हैं। और कांग्रेस का जो दावा, वो ये दावा कर रही है कि हम दोबारा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये सभी प्रदेशों में लगभग एक जैसी स्थिति है, और कभी कभी जो कुर्सियां खाली दिखाई जाती है वो तो दोनों पक्षों की मिल जाएगी। जहां भी इनकी सभाएं होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वहां कुर्सियां खाली नजर आती है जी। और अभी कोई विकल्प इन तीनों प्रदेशों में इन दोनों दलों का कोई बन गया हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज की तारीख में भी इन तीनों प्रदेशों में इन दोनों दलों के बीच ही सारा चुनाव दिखाई दे रहा है जी। इनके इर्द गिर्द ही है। इससे इन दलों को भी ये अहंकार हो गया कि तीसरा तो है नहीं, इस बार हम बाहर जाएंगे, अगली बार आ जाएंगे। तो ये जो इनके मन बन गए, इस कारण से सुधार की संभावना भी घटती जा रही है, बल्कि बिगाड़ की संभावना बढ़ती जा रही है जी। इसलिए दल बदल के जो रोज का काम है ये शुरू हो गया जी। और शुरू में अब चाहे कोई कुछ भी कहे, जब तक वो दूसरे का पक्ष में रहेगा तब तो वो बेईमान है, भ्रष्ट है। और जैसे ही हमारी छाया में आता है वो ईमानदार हो गया है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता हो गया। तो ये जो दोहरे मापदंड है दोनों दलों के एक जैसी स्थिति है। तो कुछ मामलों में तो दोनों दल एक समान है बेचारे, इनमें कोई अंतर नहीं है। वे खुद के यशोगान करने में, दूसरे की निंदा करने में, ये एक दूसरे से बढ़ चढ़ करें। और यदि एक शब्द में कहूं तो अभी जो निंदा आधारित राजनीति का डंका बज रहा है, इस कारण से दोनों दल ही उसी पे चल रहे हैं। ये दिखा रहे हैं मेरी कमीज तो बिल्कुल सफेद है, कोई दाग नहीं है, और दूसरे की कमीज में दाग ही दाग है। उनको उनकी पूरी कमीज दाग में काली दिखाई देती है और स्वयं की सफेद दिखाई देती है। तो ये जो इनके मापदंड हो गए बोलने के और अपनी बात को रखने के, इसलिए मैंने एक बात कही कि एक तो ये निंदा आधारित राजनीति का परिणाम है। आज पानी की बात नहीं हो रही कि खेतों को पानी कैसे दिया जाए, आज दाम की बात नहीं हो रही कि किसान को उनकी फसल के दाम कैसे दिए जाए। ये तो गौण हो गए, वो तो सब पृष्ठभाग में चले गए।
तो आज जो बात हो रही है, या तो हो रही है जो सरकारी खजाने से जी। जो जनता का टैक्स है, जो टैक्स पे करता है, उसको स्वयं के लाभ के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए कैसे खर्च किया जाए, ये दिशा हो गई। इसलिए उस खजाने के पैसे से कोई विकास होंगे, ये पीछे चला गया। आज तो ये हो गया कि लोगों को लुभाने के लिए एक दूसरे से बढ़कर हम कैसे रह सकते हैं, तो अभी तो ये चल रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से ही, और एक यदि प्रलोभन देता है, ऐसी कोई घोषणा करता है, तो दूसरा दल उसकी निंदा करता है, वो कहता है तो बिल्कुल गलत है, दिवालिया हो जाएंगे, और उसी ढंग की घोषणा जो स्वयं करते हैं तो मालामाल हो जाएंगे। तो ये हर विषय में इनके दोहरे मापदंड है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा, राजनीति में पवित्रता, राजनीति में नैतिकता, राजनीति में शुद्धता, इस और हमको बढ़ना चाहिए। यदि इसकी होड़ लगेगी तो देश को, प्रदेश को, सभी को अच्छा लगेगा और उसमें खुशहाली की संभावना बढ़ेगी। जी बिल्कुल। रामपाल जाट जी आएंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। रतन तिवारी जी, जिस प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था, क्या महादेव सट्टा का जो मुद्दा है, क्या यह कोई बड़ी सियासत? जी, सवाल एक बार वापस पूछिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था कि महादेव सट्टा ऐप में जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, क्या यह मुद्दा जो इस बार चुनाव हो रहा है, इसमें कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है? देखिए संदीप जी, ये आपको भी पता है, आप एक बड़े पत्रकार हैं जी। देखिए, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जी, उनके घर पे 1000 बार छापे पड़े, न तो उसमें किसी जमीन के कागजात मिले, न तो सोने चांदी के दागिने मिले, न तो किसी प्रकार की ऐसी फाइल मिली जिसमें भ्रष्टाचार दिखता हो जी। उसके बावजूद भी यह भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उन्हें जेल में डालने का काम किया, अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और इसके पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से 60 घंटे ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार से महादेव ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन का साथी ईडी सीबीआई इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगा रहा है। यह तो सोची समझी साजिश है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी होने वाला नहीं है। इसकी वजह से जनता को गुमराह करने का प्रयास है। लेकिन यह सब कारनामे करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का और नुकसान हुआ है। और माननीय भूपेश बघेल ने तो कह दिया कि इस कृत्य से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान और कांग्रेस पार्टी को 15 से 20 सीटों का और फायदा होने जा रहा है। तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, मध्य प्रदेश की जनता हो, छत्तीसगढ़ की जनता हो, चाहे तेलंगाना की जनता हो, राजस्थान की जनता हो, मिजोरम, सारे प्रदेशों की जनता ने तो अब तय कर लिया है कि मोदी जी हम झांसे में नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। स्थिति स्पष्ट है और साफ है। हम 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आलोक जी, देखिए, कांग्रेस के लोग समय समय पर किसी न किसी स्कैम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। अभी जो ये महादेव स्कैम आया है, इसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने पैसे दिए। ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, तो इतना इनको जल्दी क्या है? खुद ही ये क्यों अपने को बरी कर रहे हैं उससे? ये तो कोर्ट का काम है। या तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है। आपको याद होगा जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन के लिए बुलाया था, तो इन्होंने सारे एमपी की परेड करा के एक जुलूस निकाल दिया था। तो जुलूस निकालने से क्या कोर्ट किसी को बरी कर देगा? यही हाल आप वाले कर रहे थे। तो क्या उन्होंने आज तक बेल दे दिया मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को?
पटेल जी का नाम आया तो उसको क्लियर करें, कोर्ट में उसको क्लियर कराएं। अगर वो नहीं है इसमें लेकिन अगर ये बात संज्ञान में आई है तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारा फर्ज बनता है कि प्रदेश की जनता को उससे अवगत कराएं। हमने वही किया है, इसमें कोई ये तो नहीं है। और जो भी वहाँ पर खनन में भी जो जिस तरीके के माफिया लोगों ने घुस के वहाँ पर स्टेट के पैसे को लूटा है, वो सारी चीजें तो वहाँ की जनता को बताना हमारा फर्ज बनता है और हमने वो किया है काम जी। अब जनता के ऊपर है कि वो क्या फैसला देती है। जनता का जो भी फैसला होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। हम तो 2 से 303 पे पहुंचे हैं, ये जो 410 पे आ गए 44 पे, तो कहीं तो हमारे कार्यों को लोगों ने सराहा है और इनके कार्य को लोगों ने नकारा है जी। ये जो संख्या बल है लोकसभा में या जो राज्यों में हमारी सरकारें स्थापित हैं, वो इस बात को इंगित करती हैं कि लोगों को हमारी चीजें पसंद आई और इनकी चीजों को लोगों ने नकार दिया जी। तो जनता सर्वोपरि है। हम जनता पे विश्वास करते हैं, हम जनता के पास जाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए और हमने बराबर जनता से संपर्क रखते हैं। हमारे कार्यकर्ता 365 दिन जनता के संपर्क में रहते हैं और इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव के वक्त हम इलेक्शन में घूमने लगे, बाद में फिर हम गायब हो जाए। हमें विश्वास है कि हमारे किए हुए कार्यों की बदौलत जनता हमें दोबारा मौका देगी सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, रामपाल जाट जी आपके पास आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। लगातार देखे जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है फिलहाल में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां पर छत्तीसगढ़ में एक नारा चलता है भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन बीजेपी का लगातार कहना है, मैंने कई ऐसे बयान बीजेपी की तरफ से सुने कि जो भूपेश है भरोसा है वो खत्म हो गया है, अब सरकार बीजेपी की बनाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है, चुनौतियां लंबी हैं, कैसे निपटेगी बीजेपी? रामपाल जी। जी हाँ जी संदीप जी। जी ये जो आपने विषय लिया है वो भी दीपावली के शुभ अवसर पर जी, तो एक दूसरे को सारी जनता को तो शुभकामना आपकी ओर से हमारी ओर से हो ही गई जी। लेकिन ये जो लोकतंत्र में कुछ जो मापदंड है वो स्थापित होंगे दोनों दलों की ओर से तो अच्छा रहेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो अभी चल रहा था कि हम हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो राजनीतिक दलों का धर्म है 5 वर्ष शिक्षण और प्रशिक्षण किया जाए विदिन दी पार्टी जी। ये कहीं भी नहीं होता किसी भी पार्टी में, इसलिए शिक्षण प्रशिक्षण इसके बारे में, खुद की पार्टी के बारे में नहीं जी, मान्यताओं के बारे में, सिद्धांतों के बारे में और लोकतंत्र स्वस्थ कैसे रहे इसके बारे में ये जो चर्चा है, ये अभी मुझे लगता है ये अविषय हो गया। यदि इन विषयों पर चर्चा हो सदा, कोई सत्ता में कोई सत्ता से बाहर है जी, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सही सिद्धांतों पर पार्टियों को चलाना है जी। और पार्टियों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना है। ये आज तो दोनों पार्टियों में हाईकमान हो गए जी। आप देखो जो टिकट बट रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से नहीं बट रहे, मध्य प्रदेश से नहीं बट रहे, राजस्थान से नहीं बट रहे, अब ये बट रहे दिल्ली से। तो दोनों जो बड़े दल है, इन दोनों का जो टिकटों का निर्णय है वो तो दिल्ली में बैठकर हो रहा है, वही सारी होमवर्क होगा। तो ये जितनी मात्रा में केंद्रीकृत होगी पार्टियों की व्यवस्था जी, उतनी ही मात्रा में बिगाड़ आने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है विदिन दी पार्टी वो अभी गायब सी हो गई। इसलिए पहले ऐसे हाईकमान नहीं होते थे, अब तो सभी दलों में हाईकमान हो गए, सुप्रीमो हो गए, इसलिए वही निर्णय करेंगे। एक पार्टी में 3 आदमी हो जाएंगे, एक में 2 हो जाएंगे, संख्या का जरूर अंतर आ जाता है 2 और 3 का। लेकिन ये जो स्थितियां हैं ये बिगाड़ के लिए दोनों दल और हम सब इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे कि इनमें सुधार आए, तो सुधार की संभावना बढ़ती है। सुधार की ओर चले, इसके लिए अभी जरूरत है इन चुनावों के बीच भी जो चुनाव में जो मुद्दे लिए जाएं
जिम्मेदारी से बोले जाएं। अभी तो एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। अब कौन भ्रष्ट है कौन ईमानदार है, जनता को ये जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए एक दूसरे को जोर से आवाज में बोलो, कोई चोरी करके भागे और वो खुद ही चिल्लाने लग जाए पकड़ो चोर, तो जनता भूल जाती है और उसके पीछे भाग लेती है। कि अभी स्थिति ऐसी है, भ्रम कैसे पैदा करना जनता में, ये जो भ्रम पैदा करना और भ्रम के आधार पर बहुमत में आना, ये जो अभी खेल चल रहा है, इसीलिए प्रलोभन लुभाने की बात है, ये सब चलती रहती है। तो इससे यदि हम मुक्त हो तो अच्छी बात है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आपने ये जो अपने चैनल पर संदीप जी ये जो विषय लिया है बहुत सामयिक है, प्रासंगिक है, और ऐसे अवसर पर दोनों दल भी और बाकी दल भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए खुद की जीत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना देश की भलाई है, जितना देश का भला है, जितने अच्छे सिद्धांतों की प्रतिपादना है, जितने नैतिकता की स्थापना है, उन और में भी बढ़ेंगे इस चुनाव में। तो इस अच्छा लगेगा सभी को। लेकिन अभी तो किसानों के मुद्दे गायब, मजदूरों के मुद्दे गायब, सामान्य जनता के मुद्दे गायब। इसलिए अभी बात कर रहे हैं, हमने इतना इनको दे दिया, हमने मतदाताओं को ये दे दिया। यार भाई दे क्यों रहे हो? आप मतदाताओं को सक्षम क्यों नहीं बनाओ कि मतदाता ही देने वाला बने? आप क्यों देने वाले बन गए? आप देने वाले बनते हो, इसका संकेत ही है कि जनता कमजोर हो गई। तो जनता को कमजोर करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? इसलिए गिनाने को तो आप दोनों ही गिना देंगे, दोनों दल ही, और 30 अगर होगा वो भी गिना देगा, हमने क्या क्या काम किया, लिस्ट लेके बैठ जाएंगे। लेकिन उस लिस्ट का प्रभाव जनता में कैसा रहेगा संदीप जी, ये एक विचार का विषय है। और इस विचार के लिए ये जो आज की चर्चा है, मैं सोचता हूँ यदि जितनी सकारात्मकता होगी इसमें, उतना ही देश को, लोकतंत्र को, सभी को लाभ रहेगा। कि हम लोकतंत्र की व्यवस्था में संविधान के आधार पर हम चल रहे हैं, तो संविधान मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, यह हमारी प्राथमिकता है। और उसकी चौखट में ये दल काम करेंगे तो अच्छी बात है। आज तो ये दोनों दल और बाकी दल भी इस दिशा में नहीं चल रहे। बिल्कुल रामपाल जाट जी, रोकेंगे आपको, वापस आएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा करेंगे आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। रतन तिवारी जी, जिस प्रकार से देखा जाए, जो किसानों की कर्ज माफी का जो मुद्दा छत्तीसगढ़ में है, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आपने किसानों को उस लायक नहीं बनाया जो बार बार आपको कर्ज माफ करना पड़ रहा है। तिवारी जी जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से किसानों के हक में काम किया और यही कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार पे 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए। किसानों के लिए जितने अच्छे अच्छे कानून बनाने थे वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही किसानों की वकालत की सदन के अंदर। किस प्रकार जब देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी किसानों को आंदोलन जीवी कह रही थी। यही भारतीय जनता पार्टी किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया, जिसके कारण 750-800 लोगों की जान चली गई। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की पुलिस ने मंदसौर में 5 किसानों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ केनी के पुत्र आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी चढ़ाकर किसानों की निर्मम हत्या कर दी। तो कहीं न कहीं किसानों के विरोधी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, युवाओं की विरोधी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। संदीप जी, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी उसे मजबूती से उठाया
और भारतीय जनता पार्टी उस विधायक, बलात्कारी विधायक को बचाने का प्रयास करती रही। उस विधायक ने उस बच्ची के साथ पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया, तब जाके उसे सजा मिली। आपने देखा कि एक बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा सांसद था बीजेपी का जो बच्चों के साथ क्या क्या किया था, उसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। भारतीय जनता पार्टी उस सांसद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। यहाँ से कि आपके पत्रकार मित्रों ने जब सवाल पूछा तो उसने उनकी माइक को तोड़ दिया। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रमेश बिधोड़ी ने सदन के अंदर एक चुने हुए सांसद को क्या क्या नहीं कहा। आज भी उनकी सदस्यता बरकरार बनी हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पूरा मणिपुर जल रहा था, कई मंत्रियों के घर जल गए, केंद्रीय मंत्रियों के घर जल गए, 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उसके बाद भी न तो सरकार बर्खास्त हुई, न तो मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई, न तो वहां पे लिप्त अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए प्रपंच रचती है, एक नैरेटिव सेट करती है, धर्म के आधार पे, मजहब के नाम पे राजनीति की रोटियां सेकती है। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे मुद्दे को घुमाने का काम करती है। और देश में 9 साल की यह सरकार ने न जनता के लिए कुछ किया है, न तो किसी के लिए कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए किया है। आप देखिए ना, हर जिले में 5 स्टार लेवल का इनका कार्यालय खुल गया। आपने देखा दिल्ली के अंदर इनका मुख्यालय देखिए ना, 7 स्टार इनका मुख्यालय, भाजपा का कार्यालय। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में पैसा जा रहा है, उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। जनता से इसका कोई फायदा नहीं है, जनता को कोई फायदा नहीं है, इस सरकार को बने रहने का भी हक नहीं है। संदीप जी, आलोक वत्स जी, आलोक जी। जी, मैंने सुना रतन तिवारी जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1993 में मणिपुर में जब हादसा हुआ था और 750 जाने गई थी और 2.5 से 3 वर्ष लगे थे इनको वहां की स्थिति ठीक करने में। उस समय किसकी सरकार थी? और हमने यहाँ पे 5 महीने के अंदर स्थिति को कंट्रोल में। बिल्कुल, आलोक वत्स जी रोकेंगे, समय की कमी है। आलोक वत्स जी रोकेंगे आपको, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय की कमी है। आलोक वत्स जी आपका धन्यवाद। साथी रतन तिवारी जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद। रामपाल जाट जी जुड़े, आपका भी धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।